स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की मैपिंग कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि मौर्य काल के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, अशोक के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसकी वजह से मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए। उसके बाद आप देख रहे हैं विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उसी समय भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो रहा था, जिसमें सबसे पहले जो राजवंश का उदय हुआ उस वंश का नाम था शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। शुंग वंश के जो पूर्वज थे, यानी पुष्यमित्र शुंग के जो पूर्वज थे, वो मौर्यों की सेवा में थे, सैनिक के रूप में, कर्मचारी के रूप में, यानी मौर्यों की सेवा के रूप में थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य काल का अंतिम राजा था, कौन? बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की जो स्थापना हुई है लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। हम लोग सीधे यहां पे लिख लेते हैं। अच्छा, 185 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की स्थापना हुई है। जो पुष्यमित्र शुंग है, इसका जो शासन काल है वो 185 से 149 ईसा पूर्व है। कब से कब तक? 185 से 149 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल देखा जाता है। पुष्यमित्र शुंग अगर आप देखेंगे तो इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य काल के समय जो जैसा था उसको ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की, उसको वैसे ही रहने दिया। इसने राजधानी भी जो है अपनी क्या बनाई है? पाटलिपुत्र बनाई है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छी जानकारी जो आपको मिलेगी वो कहां कहां मिलेगी बता चुके हैं पहले भी, लेकिन इसके लिए अयोध्या अभिलेख फेमस है। अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख है, महाभाष्य है, गार्गी संहिता है। इन सब से हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिल सकती है। जो महाभाष्य है उसमें राजनैतिक जो घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन किया गया है। ऐसे आप गार्गी संहिता देखेंगे, उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, खासकर शुंग काल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा अभिलेख कौन सा है? अयोध्या अभिलेख। पहले भी मैंने बताया था कि अयोध्या अभिलेख से धनदेव का वर्णन मिलता है, जो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, और इसी में वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसका भी वर्णन मिलता है। ये जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया है, ये इसको कराने का श्रेय जाता है पतंजलि को। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में अयोध्या अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस समय राज्यपाल धनदेव था, और जो ये आप देख रहे हैं अश्वमेध यज्ञ, इसको कराने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? पतंजलि को जाता है। ठीक है। अगर आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ेंगे, तो जो पुष्यमित्र शुंग था इसको बताया गया है कि बौद्धों का उत्पीड़क था। क्या बताया गया इसके बारे में? बौद्धों का उत्पीड़क था। बौद्धों का उत्पीड़क कहां बताया गया है? बौद्ध ग्रंथों में। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहां बताया गया है? बौद्ध ग्रंथ में बौद्धों का उत्पीड़क बताया गया है। ठीक है। अगर आप हर्ष चरित्र पढ़ेंगे उसमें इसको अनार्य बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को क्या बताया गया है हर्ष चरित्र में? अनार्य। अनार्य यानी निम्न कुल उत्पन्न बताया गया है। निम्न कुल उत्पन्न, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें? हर्ष चरित्र में, जो कि बाण भट्ट की एक रचना है, बाण भट्ट द्वारा रचित है। बाण भट्ट द्वारा हर्ष चरित्र रचित है। ठीक है। तो इसमें क्या वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग अनार्य था, निम्न जाति उत्पन्न था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और कहां कहां वर्णन हमको देखने को मिलता है ये भी आप यहीं पे समझ लीजिए। एक स्तूप आपने देखा होगा जिसका निर्माण अशोक ने कराया था, उसको बोलते हैं सांची स्तूप। अशोक ने इसका निर्माण कराया था, बात क्लियर है। अशोक ने रायसेन मध्य प्रदेश में इस स्तूप का निर्माण कराया था।
जो पुष्यमित्र शुंग था उसके समय में इस स्तूप की वेदिका का निर्माण करा गया और किनारे जो है पाषाण पत्रिकाओं से इसको जड़ा गया। मतलब इसका पुनर्निर्माण का कार्य जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया है। किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण किया है, उसको पुनर्जागृत किया है, उसको पाषाण पत्रिकाओं से जड़ा है, उसके बाद उसकी वेदिका बनवाई है। दूसरा एक स्तूप है जिसको बोलते हैं भरहुत स्तूप। दूसरे स्तूप का नाम क्या है? भरहुत स्तूप। भरहुत क्या है? यह भी सतना मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण भी करवाया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। जो सांची स्तूप दिख रहा है इसका क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया, पाषाण पत्रिकाओं से इसको जड़ दिया और इसकी वेदिका का निर्माण कराया। भरहुत स्तूप जो सतना मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण ही पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद आप देखेंगे तो अग्निमित्र नाम का एक, शायद पुष्यमित्र शुंग का पुत्र रहा होगा, तो अग्निमित्र नाम का व्यक्ति शासक बनता है। कौन? अग्निमित्र। अग्निमित्र शासक बनता है। अग्निमित्र छोटे समय के लिए शासन काल में रहता है। शायद ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। उसके बाद अग्निमित्र का पुत्र यानी देवदत्त शासक बनता है। देवदत्त नहीं, देवभूति शासक बनता है। यहां पे पूरा कर लीजिएगा, देवदत्त नहीं देवभूति है, बस इतना आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद देवभूति शासक बनता है। किस वंश का? शुंग वंश का। इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जो किसका? अग्निमित्र का पुत्र था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको अंतिम शासक दिख रहा है इसकी हत्या जो है इसके एक मंत्री वसुदेव ने कर दी, या वसुदेव ने कर दी। कौन था? देवभूति का मंत्री था ये। इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना करता है। उस राजवंश का नाम है कर्ण राजवंश। कर्ण राजवंश, ठीक है। कौन करता है इसकी स्थापना? वसुदेव करते हैं। वसुदेव कौन था? देवभूति का मंत्री था एक। और देवभूत अंतिम जो शासक था शुंग वंश का, देवभूत कितने हुए? पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसके बाद अग्निमित्र हुआ, उसके बाद देवभूत हुआ। देवभूत की हत्या वसुदेव नाम का उसका मंत्री कर देता है और एक नए वंश की स्थापना कर देता है। उस वंश का, राजवंश का क्या नाम होता है? कर्ण राजवंश। कर्ण राजवंश देखिए बहुत कम समय के लिए कर्ण राजवंश चला है। इसका जो शासनकाल है इसका 75 से 30 ईसा पूर्व के आसपास रहा है। 75 से 30 ईसा पूर्व के आसपास रहा है, बहुत कम समय के लिए। तो ऐसा देखा जाता है कि वसुदेव के बाद शायद एक ही शासक हुआ हो या दो हुए हो, बस इतना ही है। लेकिन इस कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मन। ये अंतिम शासक है कर्ण वंश का। और इसकी हत्या एक आदमी कर देता है जिसका नाम होता है सिमुक। सिमुक नाम के व्यक्ति ने सुशर्मन की हत्या कर दी और एक नया राजवंश स्थापित किया। उस राजवंश का नाम है आंध्र सातवाहन वंश। उस वंश का क्या नाम है? आंध्र सातवाहन वंश। स्थापना किसने की? सिमुक ने इसकी स्थापना की है। क्लियर बात? तो यहां से फिर से एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर आंध्र सातवाहन चलते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें पहला राजवंश आपको देखने को मिल रहा है शुंग राजवंश। शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व के आसपास स्थापित हुआ था। ठीक है, किसने स्थापना की है? पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्यों की, इसके पूर्वज जो थे मौर्यों की सेवा में थे। तो ये भी मौर्यों की सेवा में हो सकता है, मंत्री सेना, कुछ सेना में रहा हो या कोई कर्मचारी रहा हो। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त जो अंतिम मौर्य सम्राट था, ये अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट था। इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 में की। जो पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल देखने को मिलता है 185 से 149 देखने को मिलता है। राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। इसके बारे में अयोध्या अभिलेख है, महाभाष्य, इन सब में वर्णन मिलता है। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का कराया था, जिसको कराने का श्रेय पतंजलि को जाता है। बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध उत्पीड़क बताया गया है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद इस सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण करता है, वेदिकाओं का निर्माण कराता है, जो पाषाण यानी पत्थर वेदिकाओं से इसको जड़ने का भी काम करता है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं कराया है। उसके बाद उसका पुत्र शासक बनता है अग्निमित्र, फिर बनता है देवभूत। देवभूत का एक मंत्री होता है वसुदेव। इसी ने
देवभूत की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की है, कर्ण राजवंश। कर्ण राजवंश 75 से 30 ईसा पूर्व रहा है। वसुदेव ने देवभूत की हत्या करके कर्ण राजवंश की स्थापना की थी। इसका अंतिम शासक सुशर्मन होता है। आप देख रहे हैं लगभग 35 साल चला है, 75 से 30 ईसा पूर्व। इसकी जो सुशर्मन अंतिम शासक है कर्ण वंश का, इसकी हत्या सिमुक नाम के व्यक्ति कर देता है। सिमुक ने इसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है आंध्र सातवाहन वंश। तो सबसे पहला पॉइंट अब यहीं से चलेगा, आंध्र सातवाहन वंश। ठीक, तो आंध्र सातवाहन वंश देखते हैं। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश आपने देख लिया। किसने स्थापना की है इसकी? सिमुक ने। इसकी राजधानी क्या रही है? तो प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। सिमुक की राजधानी थी। आप ये कह सकते हैं कि आंध्र सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान कहां पे है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक जगह को इसने अपनी राजधानी बनाया है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र आप देख रहे हैं आंध्र सातवाहन का, अगर आप क्षेत्र देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, ये महाराष्ट्र लेकर ये पूरा आंध्र प्रदेश, ये वाला पूरा क्षेत्र जो था आंध्र सातवाहनों का था। यानी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इसका पूरा स्थान रहा होगा। ठीक है, इसका जो प्रमुख शासक हुआ उस शासक का नाम था सातकर्णी प्रथम। आंध्र सातवाहन का जो प्रमुख शासक हुआ वो था सातकर्णी प्रथम। महत्वपूर्ण शासक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो उल्लेख आप देखते हैं वो नानाघाट अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है। नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख की रचनाकार कौन थी? रानी नागनिका, जो इसी की रानी थी, रानी नागनिका। रानी नागनिका ने नानाघाट अभिलेख खुदवाया है। ठीक है, इसी में इसका वर्णन मिलता है सातकर्णी प्रथम के बारे में। यही वो अभिलेख है जिसने ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा का सबसे पहले वर्णन देखने को मिलता है। कहां पे? नाना, किसको? ब्राह्मण प्लस बौद्धों को भूमि दान देने का पहला वर्णन जो देखने के मिलता है वो नागनिका, रानी नागनिका, जो सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका, उनके द्वारा जो अभिलेख खुदवाया गया है नानाघाट अभिलेख, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण और बौद्धों को भूमि दान देने का एक साक्ष्य देखने को मिलता है। तो सातकर्णी प्रथम का जो वर्णन हमको ठीक से देखने को मिलता है वो इसी अभिलेख यानी नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ये एक भूमि दान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य आप कह सकते हैं। इसी में वर्णन किया गया है कि सातकर्णी प्रथम ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसमें ही वर्णन है, नानाघाट अभिलेख में ही वर्णन है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ऐसा कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली में अपने पत्नी की याद में, अपने रानी की याद में उसने गोल मुद्राएं चलाई थी। गोल रजत मुद्राएं चलाने का श्रेय इनको जाता है। मालवा शैली में गोल रजत मुद्रा चलाने का श्रेय जाता है। किस शैली में? मालवा। किसके नाम पर चलवाया था? रानी नागनिका, अपनी पत्नी के नाम पे, अपनी रानी के नाम पे इसने जो सिक्के चलवाए, रजत मुद्रा चलवाई, मालवा शैली में चलवाई। वो गोल मुद्रा, पहली बार गोल मुद्रा चलाने का श्रेय इसी को जाता है। इस पर इसके पत्नी का नाम खुदा हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनता है सातकर्णी प्रथम के बाद, उस शासक का नाम आता है आंध्र सातवाहन का हाल ने एक पुस्तक की रचना की है, वही प्रसिद्ध है गाथा सप्तशी। गाथा सप्तशी, हो सकता है गलत लिखा हो, वो वाला होगा क्या? जो भी हो आप उसको सही कर लीजिएगा। गाथा सप्तशती है, गाथा सप्तशी नहीं है ना, सप्तशती है शायद। हाँ, तभी गड़बड़ लगी रहा। जब आप कोई चीज गलत लिखते हो तो पता चल जाता है गलत लिखा है। गाथा सप्तशती है। इसने एक पुस्तक की रचना की थी हाल ने स्वयं इस पुस्तक की रचना की है। उसका नाम है गाथा सप्तशती। इसमें जो है इसकी यानी हॉल की प्रेम रचनाओं का वर्णन किया गया है, उसी के बारे में लिखा गया है। इसी के समय आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े लेखक थे गुणाढ़। गुणाढ़ ने इसी के समय बृहत कथा कोश की रचना की है इसी के समय।
हाल के समय ही जब ये गाथा सप्तशी की रचना कर रहा होगा, उसी के आसपास एक और रचना हुई जिसको बृहद कथा कोश के नाम से जानते हैं, और इसके रचनाकार कौन है? गुणाढ्य। इसी के समय में आप देखेंगे सर्ववर्मन ने, ये बहुत पूछा जाता है, ये जो लाइन दोनों है, सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की है इसी के समय में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना इसी के समय की है। ये तीनों जो आपको देखने को मिल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद कर लेना है। आंध्र सातवाहनों के समय में इन तीनों रचनाओं की रचना की गई है। गाथा सप्तशी का रचनाकार हाल स्वयं राजा था, बृहद कथा कोश गुणाढ्य इसी के समय में, कातंत्र सर्ववर्मन ने इसको लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो इस समय का शासक हुआ, सबसे महत्वपूर्ण भी शासक माना जाता है, उसको बोलते हैं गौतमी सातपुड़ी। क्या बोलते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक हुआ है, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक हुआ है। अब देखिए आंध्र यहां पे हो गया, इधर हम गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये कर्ण वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं। इसके हाल के बाद कौन शासक बना? गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक बना है। इसका जो शासन काल आप देखेंगे वो 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक देखा गया है। ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक नहीं। कब से कब तक? 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक इसका शासनकाल देखने को मिलता है। जो गौतमी सातपुड़ी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये अगर आप देखेंगे आंध्र सातवाहन का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इसकी माता का नाम देखने को मिलता है, उनकी माता का नाम बलश्री देखने को नासिक अभिलेख से मिल जाता है। मतलब इसके बारे में जो वर्णन हमको मिलता है वो नासिक अभिलेख से मिलता है। इसकी माता का नाम बलश्री मिलता है। इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था यज्ञ श्री सातकर्णी। अच्छा, यज्ञ श्री सातकर्णी की एक बड़ी चीज प्रसिद्ध है, वो ध्यान रखिए, इसका जल क्रीड़ाओं में जल यात्रा का प्रेमी था ये, क्योंकि इसके सिक्के पर आप देखते हैं जहाज का वर्णन देखने को मिलता है। तो जल यात्रा प्रेमी था, आंध्र सातवाहन का अंतिम शासक भी था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र सातवाहनों का अंतिम शासक था ये। तो आंध्र सातवाहन में कौन कौन हुआ? सातकर्णी प्रथम हुआ, उसके बाद हाल हुआ, हाल के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी हुए, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद यज्ञ श्री सातकर्णी हुआ है, जो जल प्रेमी था। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। इसकी सिक्कों पर, इसके जो सिक्के हैं उस पर जहाज का चित्र आपको देखने को मिलेगा। इससे माना जाता है कि जहाज का चित्र सिक्कों मिल रहा है, ये जल यात्रा प्रेमी था, ऐसा देखने को मिलता है। कई बार पूछा गया किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र देखने को मिलता है, तो यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए 3 राजवंश जो प्रमुख राजवंश उस समय स्थापित हुए थे। मतलब काफी बड़े भी थे, इतने छोटे भी नहीं थे। कुछ इसके शासक बहुत प्रतापी हुए, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो पूरे भारत को, जितना पूरा मौर्य साम्राज्य था, उस पूरे मौर्य साम्राज्य की फिर से सार्वभौमिकता को वापस ला सके। वो वापस लाने के लिए हम लोगों को गुप्त वंश में जाना पड़ेगा, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग आंध्र सातवाहन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी और छोटे छोटे भी कुछ राजवंश स्थापित हुए हैं, जिसमें पहला राजवंश आपको देखने को मिल सकता है, उसका नाम है आभीर वंश। छोटे छोटे राजवंश हुए हैं, उनका नाम है, पहला नाम देखने को आपको मिल सकता है आभीर राजवंश। आभीर राजवंश की जो स्थापना हुई है 248 से 249 ईस्वी के आसपास हुई है। ये ईस्वी नाट ईसा, ठीक, 248 से 249 ईस्वी के आसपास स्थापित हुई है। अच्छा, यही 248-49 को कलचुरी चेदी वंश की स्थापना मानी जाती है। कलचुरी जो चेदी संवत है उसकी स्थापना का काल भी माना जाता है। यहां पे लिख लीजिएगा, बल्कि कलचुरी चेदी संवत, इसकी स्थापना जो हुई थी वो ईश्वर सेन ने की थी। आभीर वंश की स्थापना या कलचुरी चेद संवत की जो शुरुआत करने वाला है उसका नाम है ईश्वर सेन। ईश्वर सेन ने आभीर वंश की स्थापना की है। कब? 248 से 249। यही कलचुरी चेद संवत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, आभीर वंश, ठीक है। इसका जो प्रमुख केंद्र आप देखेंगे वो नासिक था। आभीर वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? नासिक।
यानी मध्य प्रदेश के आसपास ये पूरा विकसित हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद इसी समय एक और छोटे से राजवंश का उदय होता है, उसको बोलते हैं इक्ष्वाकु वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इक्ष्वाकु वंश। छोटे छोटे राजवंश हैं, ये कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जरूर लिख लीजिएगा। इक्ष्वाकु राजवंश का उदय हुआ है। इक्ष्वाकु राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्री शांतामूल। शांतामूल इसकी स्थापना की थी। किसने? श्री शांतामूल ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग सातवाहन वंश के ही, जो आंध्र सातवाहन वंश है उसी के सामंत थे, ठीक है। इनका जो उत्तराधिकारी हुआ है शांतामूल का, उसका नाम हुआ है वीरपुरुष। वीरपुरुष दत्त के नाम से जाना गया है। वीरपुरुष दत्त यहां पे लिख देते हैं क्योंकि उसका एक काम बताएंगे। वीरपुरुष दत्त किसका? शांता, श्री शांतामूल है, उनका उत्तराधिकारी हुआ है वीरपुरुष दत्त, जो कि इक्ष्वाकु वंश का था। ऐसा माना जाता है कि इसी ने नागार्जुनी कोंडा के प्रमुख जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था। किस स्तूप का? जो नागार्जुनी कोंडा में स्तूप निर्माण किया गया है वो वीरपुरुष दत्त ने ही किया था। यह चीज आपको ध्यान रखना है, नागार्जुनी कोंडा स्तूप, ठीक है। ये स्पेशली आपको याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुनी कोंडा स्तूप का निर्माण किसने कराया? वीरपुरुष दत्त ने कराया, जो इक्ष्वाकु वंशी था। इसके बाद एक और छोटे से राजवंश का उदय होता है। उस राजवंश का नाम है कलिंग का चेदी वंश। इसका मेन जो शासन होता है महामेघ वाहन होता है। कलिंग का चेदी वंश, चेदी वंश, कलिंग। कौन था इसका संस्थापक? महामेघ वाहन। महामेघ वाहन कलिंग का जो चेदी वंश था उसका संस्थापक हुआ है, ठीक है। इसी वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है, उसका बहुत नाम आप लोग सुनते हैं, खारवेल। इसी वंश का है, चेदी वंश का है। जो कलिंग का वंश है उसको मतलब कौन शासक हुआ है? महामेघवान ने उसकी स्थापना की, चेदी वंश की। खारवेल इसका एक प्रमुख शासक हुआ है, जिसका नाम आप लोग बहुत जाने में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं इसने एक अभिलेख खुदवाया था, उस अभिलेख का नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। इसी समय एक और छोटे से राजवंश का उदय होता है, उसको बोलते हैं वाकाटक वंश। ये छोटे छोटे राजवंश है जो उस समय हुए हैं मौर्य काल के बाद, क्योंकि जब कोई योग्य शासक नहीं रहा तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय होने लगा। इसमें जो है वाकाटक राजवंश है, इसको माना जाता है कि एक तरह का ब्राह्मण राजवंश था। विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की है। किसने? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने इसकी स्थापना की है। 255 से 275 ईसा पूर्व के आसपास इसने काल शासन किया है। 255 से 275 के आसपास इसने शासन किया है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जो शासक होता है प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, ऐसे होते हैं। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। उसके बाद रुद्रसेन प्रथम आता है, रुद्रसेन द्वितीय आता है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था सेतुबंध। सेतुबंध को प्राकृतिक भाषा में लिखी थी, वो इसी वाकाटक वंश का था। तो वाकाटक विंध्य शक्ति ने स्थापना की। उसके बाद जो शासन काल आएगा वो आएगा प्रवरसेन प्रथम से लेकर प्रवरसेन 2, 3, 4 शायद होंगे। उसके बाद रुद्रसेन प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे, जो कि इसी राजवंश के हैं, सभी वाकाटक राजवंश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुषाण जो शासक होते थे, मतलब अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मौर्योत्तरकालीन संस्कृति कैसी थी। कुषाण जो शासक होते थे वो जो चीनी शासक होते थे, देवपुत्र सहिष्णुशाही नाम की एक उपाधि धारण करते थे। जैसे चीन के राजा करते थे वैसे एक उपाधि धारण करते थे। उस उपाधि का नाम था देवपुत्र सहिष्णुशाही। लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चीन के जो राजा होते थे, क्योंकि किसार जो है उधर से ही आए थे, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आए थे, चीन के पास, चीन के कब्जे में था। तो किस चीज की उपाधि धारण करते थे? देवपुत्र सहिष्णुशाही, इस नाम की उपाधि धारण करने लगे कुषाण लोग। मौर्यकालीन संस्कृति को अब हम देख रहे हैं, ठीक। कुषाण शासकों ने ये उपाधि धारण करना शुरू कर दी भारत में। जब यहाँ पे जीत लिया, कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिया, तब यहाँ पे इस तरह की उपाधि धारण करने लगे। सातवाहन शासकों को आप देखेंगे, ब्राह्मण और बौद्धों को पहली बार इन्होंने क्या दी थी? भूमि को दान देने की प्रक्रिया शुरू की। यानी भूमि दान देने की प्रक्रिया का प्रारंभ अगर पूछा जाए किसने किया है,
तो सातवाहनों ने किया है। कहां से जानकारी मिलती है? तो रानी नागनिका का जो नाना घाट अभिलेख है उससे मिलता है। ठीक है, कुषाणों ने ही अगर देखेंगे तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करने वाले सबसे पहले हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो सबसे पहले आपको बताना है कि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू करने की एक प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्वैध शासन देवपुत्र सहिष्णुशाही नामक एक उपाधि धारण करने लगे थे ये। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली लागू करने लगे। सामाजिक दशा अगर इस समय हम मौर्योत्तर काल की देखें तो समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसा कि आप जानते हैं विभक्त था। इस काल में जो विदेशी लोग भारत आते थे, विदेशी शासक आके या आक्रमणकारी होते थे या विदेशी आते थे आक्रमणकारीकर्ता होते थे, उनको म्लेच्छ कह के पुकारा गया, म्लेच्छ के नाम से जाना गया है। म्लेच्छ एक शब्द होता है जो बहुत गंदा माना जाता है, तो उनको म्लेच्छ कह के पुकारा जाता था कि म्लेच्छ थे। मतलब भारत पर जो आक्रमणकारी होता था, विदेशी शासक होते थे, उनको म्लेच्छ कहा जाता था। इसी समय कुछ रचना हुई है, जिस रचना में अगर आप देखेंगे मौर्योत्तर काल की रचना की बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर कालीन रचना। मौर्योत्तर कालीन रचना में कौन कौन सी रचना हुई है? कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना हुई है। उसमें पहला है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। किसने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसी समय एक और रचना हुई है जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य के रचनाकार पहले भी बता चुके हैं, कौन है? पतंजलि साहब हैं। तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना इसी समय की है। गाथा सप्तशी की रचना हुई है, हमने आपको बताया किसने, कौन रचनाकार था? गाथा सप्तशती। इसका रचनाकार कौन था? हाल। उसके बाद आप जानते हैं गुणाढ्य ने भी कोई रचना की थी, मैंने बताया। मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई है। कामसूत्र की रचना भी वात्स्यायन ने इसी समय की है। ठीक है, किसकी? कामसूत्र की रचना किसने की है इसी समय? कामसूत्र। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना इसी समय की है। मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई है, मनु ने की है जिसकी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने मौर्योत्तर काल में की है। यहां पे लिख लीजिएगा, बुद्ध चरित्र। अश्वघोष ने इसकी रचना की है। किस शासन काल में? मौर्योत्तर काल में इसकी रचना की है, ये आपको ध्यान रखना है। सदानंद की रचना जो हुई है अश्वघोष ने की है, वो भी मौर्योत्तर काल में ही की है। मौर्योत्तर काल में ही सब सारी रचनाएं की गई हैं। आर्थिक दशा की अगर आप बात करें तो ये मौर्योत्तर काल जो है आर्थिक दृष्टि से भारत का एक स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस समय तमाम तरह के, जब इसके पहले आप मैपिंग कर रहे थे उसमें बहुत सारा के आप बंदरगाह देखे, तो इस समय व्यापार और वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसका एक प्रमुख कारण विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण करना भी माना जाता है, जैसे कुषाण वंश, शक वंश, हिंद यवन वंश, इन सब का भारत पर आक्रमण हुआ, तो इससे व्यापार भी बढ़ने लगा, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं आक्रमण से फैला हुआ होगा, लोग ज्यादा जानने लगे होंगे। ठीक है, इसी समय अगर आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में अधिक से अधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ है, बंदरगाह बहुत सारे में हो गए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत दशा में रही होगी। कब? मौर्योत्तर काल के समय। प्रमुख उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग इस समय बहुत ही प्रसिद्ध था। लोहा और इस्पात उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध था। हाथी के दांत का उद्योग भी इस समय आप बहुत प्रसिद्ध के रूप में देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध था हाथी का दांत। देखिए, वस्त्र उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, हाथी उद्योग हो गया यानी हाथी के दांत का उद्योग हो गया, शीशा उद्योग हो गया, शिल्प उद्योग हो गया। फिर से वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, हाथी दांत उद्योग, शीशा उद्योग और शिल्प उद्योग इस समय के प्रमुख उद्योग धंधे थे। अगर इस समय के सिक्कों की हमको थोड़ी सी बात करना चाहें, जो सोने के सिक्के होते थे उनको निष्क के नाम से जानते थे, निष्क के नाम से जानते थे, स्वर्ण के नाम से जानते थे, पल, पा और ला, पल के नाम से भी जानते थे। चांदी के जो सिक्के होते थे उसको सतमान के नाम से जानते थे। जो तांबे के सिक्के होते थे उसको काकनी के नाम से इस समय पुकारा जाता था। किस नाम से? काकनी नाम से पुकारा जाता था। करसापण क्या होता था? सोना, चांदी,
तांबा, सीसा, सभी धातुओं को जब मिलाकर बनाया जाता था तब उसको करसापड़ बोलते थे। बंदरगाहों के बारे में अगर हम थोड़ी सी आगे बढ़ाना चाहें बात को, क्योंकि देखिए बंदरगाह जो थे, जैसे आप जानते हैं बेरीगाजा या भड़ौज बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह था, बहुत सारा इससे व्यापार होता था। यहाँ से जो वस्तु आयातित की जाती थी खासकर इटली से की जाती थी, इटली से आयात होती थी, यूनान और अरब की मुद्रा यहाँ के लिए प्रमुख थी, तांबा भी यहाँ से आयात किया जाता था। बाकी आपने देखा ही है सारे अरिकामेडु आपने देखा, पांडिचेरी, आधुनिक जो पांडिचेरी है वहां पे स्थित एक बंदरगाह था, उस समय सोपारा बंदरगाह महाराष्ट्र में था, ये भी आपने देख लिया है, मैपिंग हमने करा दी है। ताम्रलिप्ति भी बंदरगाह मौर्योत्तर काल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से हाथी दांत और सोना जो है वो निर्यात